चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो, आज का टॉपिक क्या रहेगा? 4-5 छोटे छोटे या 3-4 छोटे छोटे टॉपिक्स बचे अपने, वो सारे पढ़ने हैं। कौन कौन से बचे ये मैं बता देता हूँ, ठीक है? इधर लिख रहा हूँ। एक इनर्ट पेयर इफेक्ट बचा है, बेटा बातें नहीं करो, ठीक है? एक बैक बॉन्डिंग बचा है, भी बजाना था, ठीक है? एक फॉर्मल चार्ज बचा है, ठीक है? फिर बैक बॉन्डिंग है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। चलो, उसके साथ ही दूसरी 2-3 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग अगर एक साथ लिखा दूं हमें कि टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग और क्या है अदर देन दैट, ऐसा, ठीक है? टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में कुछ 1-2 और छूट गई थी, मतलब छूटी तो क्या है वो इधर आई जाएगी। बैक बॉन्डिंग एक टाइप का बॉन्ड हो गया, फिर बनाना बॉन्ड एक टाइप का बॉन्ड हो गया, ठीक है? फिर एक और डी पाई पी पाई कभी कभी बनता है, तो वो एक टाइप का हो गया। तो वो एक हेडिंग वाइज लिखवाना है बस मुझे। इसके अलावा और कोई टॉपिक जो तुमको लग रहा हो छूटा है? ये बनाना बॉन्ड तो पढ़ा चुका था मैं। रेजोनेंस यहाँ पे इतना ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं, जितना पढ़ना था बता दिया था मैंने कि ऑल्टरनेट में डबल बॉन्ड होना चाहिए या फिर एक प्लस चार्ज माइनस चार्ज ऑल्टरनेट में डबल के साथ। इतना ही है यहाँ पे काम का, उससे ज्यादा काम करनी है। हाँ हाँ, रेजोनेंस का अदर नेम कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, ये देख लेना बस। रेजोनेंस इजिकल टू, ये कभी आया तो ठीक है, उनकी बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड स्ट्रेंथ सब सेम होती है रेजोनेंस की। ये 5, ठीक है? ये 5 पढ़ने, लाइन से पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट वाले टॉपिक से। देखो, ये टॉपिक वैसे तो पी ब्लॉक का है, बट तुमको केमिकल बॉन्डिंग में भी कहीं कहीं क्वेश्चन मिल रहे होंगे, इसीलिए कॉन्सेप्ट सारे यहीं से। एग्जाम्पल तुम पी ब्लॉक से उठाते हो, ठीक है? तो मेरा काम है पढ़ाना, तो मैं यहीं पे छोटे छोटे टॉपिक खत्म कर देता हूँ सारे, ठीक है? पहला क्या अपना इनर्ट पेयर इफेक्ट। सारे कॉन्सेप्ट पीरियोडिसिटी प्लस बॉन्डिंग से ही आएंगे, ठीक है? पी ब्लॉक का लाइन का नाम क्या रहता है अपना? बैकनॉफनी, ठीक है? ये हो गया पी ब्लॉक की लाइन का नाम। इसमें से मुझे चाहिए सिर्फ कौन कौन से, अरे सब याद है ना? उसका तो कोई काम नहीं है, ये लाइन काम की नहीं है, ये भी काम की नहीं है, ये 3। इधर देखो बेटा, पी ब्लॉक में जो 13, 14 और 15 ग्रुप होते हैं, पहली चीज तो ये तीनों ही इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं। पढ़ेंगे क्या होता है, अभी याद रखोगे कौन कौन से 13, 14 और 15th ग्रुप शो करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इतना क्लियर है? ठीक है। 13 ग्रुप मतलब भाई बोरॉन फैमिली, कार्बन और नाइट्रोजन फैमिली। इतना क्लियर है? और इसमें भी सारे एलिमेंट्स नहीं, इनके जो नीचे वाले रहते हैं, जो हायर एलिमेंट्स, वही, ठीक है? इनके भी कौन से? हायर एलिमेंट्स, या बोलो कि जो नीचे आ रहे हैं यार, ठीक है? समझ गए इतना? ठीक है। अब चलो, कोवेलेंसी पढ़ा है अपन ने, ठीक है? चीजें समझते जाते हैं क्योंकि सारी स्कैटर्ड ही है, ठीक है? इसकी कितनी होगी? 3, 4, 3, 3, 4, 3, याद है सबको? कोवेलेंसी इतनी होगी, ठीक है? तो बोरॉन +3 में रहना ज्यादा प्रीफर करेगा, ठीक है? कि बजाय, सॉरी इसको 2 होंगे ना, या तो +3 या +3 में ही रहेगा, ज्यादा बेस्ट है। +1 में नहीं आता वो। देखो, बोरॉन का नॉर्मल क्या होता है बेटा? ये तो भरे रहते हैं पूरे, पी का एक ही रहता है, तो या तो +1 में रहेगा, एक्साइट कर दिया तो +3 में, लेकिन +3 में ज्यादा स्टेबल रहता है ये। क्लियर है? +3 और +1 दोनों हो सकते हैं ना, लेकिन इसका सिर्फ +3 ही स्टेबल है।
एल्यूमिनियम नीचे, इसमें भी एल्यूमिनियम +3 होता है ना, एल्यूमिनियम +1 देखा क्या कहीं? तो इसका भी +3 स्टेबल है, 1 होगा, मतलब ऐसे देखोगे तो 1 आना चाहिए, लेकिन एक्साइट करके और वो रिएक्शन के टाइम पे +3 में ही स्टेबल रहता है। गैलियम +3 में भी रहता है, कभी कभी +1 में भी रहता है। क्लियर है? हाँ ठीक है। और नीचे के जो दो हैं वो +1 में रहना ज्यादा प्रीफर करते हैं कंपेयर टू +3, और यही चीज है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब हो क्यों रहा है ये पढ़ना है अपने को बस। ये +3 और +1, +3 और +1, तो इसमें ये +1 वाले ज्यादा प्रीफर करते हैं। ये देखो, इसमें इसमें दोनों, इसमें +1 और +1, समझ गए? ये दोनों में रहता है, ये +3 है, +3। कार्बन +4 में ज्यादा प्रीफर करेगा ना रहना। सिलिकॉन भी +4, जर्मेनियम +2 भी होगा, +4 भी होगा। टिन +2 +4 दोनों होता है, लेकिन स्टेबल ज्यादा ये होगा, और इसका स्टेबल ज्यादा ये होगा। देखो रह सारे के सारे +2 +4 में सकते हैं, ये जितने भी है ना +2 +4 शो करते हैं, ये जितने भी हो +1 +3 शो करते हैं, ये जितने भी है +3 और प्लस, हाँ वही नाइट्रोजन नहीं करेगा, बाकी तो करेंगे, है ना, क्योंकि उनके पास डब्बे हैं। ये समझ में आया? कुछ जिन्होंने अभी तक पढ़ा होगा उन लोगों को आया। देखो नाइट्रोजन में डब्बे ये हैं बेटा, तो तुम कर ही लोगे यार कैसे भी। ऐसे तो ये भी -1 भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बना रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे के बना है। कार्बन ये होगा, अब ये +2 भी वो कर सकता है, -2 भी कर सकता है वो तो, लेकिन बॉन्ड बनाने के लिए पी ब्लॉक वाले प्रीफर करते हैं, मतलब सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लेना जो भी, लेकिन इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं अपन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी, हायर स्टेबल है कि लोअर है, ये बात करना है अपने को, ठीक है। ओके वालों चलो कोई बात नहीं, इतना आया समझ में तीनों की ऐसे होता है। लेकिन नाइट्रोजन के नीचे अगर कोई सा भी ग्रुप ले लूंगा ना, फॉस्फोरस, तो उसके पास क्या डी के डब्बे खाली हैं, है ना। तो ये क्या करता है, ये तो ठीक है, इसको यहां से हटा के यहां कर देता है, समझ में आया। तो +3 कैसे हुआ, +5 कैसे हुआ, कार्बन का +2 कैसे होगा, यहां जंप करके आ जाएगा तो +4, बोरॉन का +1 और जंप करके आ जाएगा तो +3, 3 खाली है। तो क्लियर है इतना। तो इसमें अपन चेक क्या करते हैं बेटा, विच ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल, हायर वाली या फिर लोअर वाली। क्लियर है इतना। तो जो ऊपर के ग्रुप्स होते हैं ना, वो हायर ऑक्सीडेशन में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। बीच वाले जो है सेंटर वाले 5 लिखे, सेंटर वाला दोनों में प्रेफर करेगा। लास्ट के जो 2 हैं वो लोअर वाली में, ठीक है। कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, पता है। हायर बोथ लोअर, ठीक है। ऊपर वाले जो 2 ग्रुप होंगे या 2 पीरियड होंगे, वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करते हैं। थर्ड वाला जो है, इसमें थर्ड मतलब 4th पीरियड अगर बात करूं, तो वो दोनों में रहना पसंद करेगा। उसके बाद के जो है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करते हैं। तो ये लोअर में स्टेबल क्यों है, इसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या, देखो तुम लोग, ये चीजें आती यार, इसीलिए ऐसे पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। पहले वाली भी आती थी, लेकिन ये सब पढ़ा चुका हूं यार बार बार। कौन से पीरियड का है ये, टिन लेट क्या है अपना, कौन सा यार, 1 2 3 4, तो 5वां पीरियड होगा, ठीक है। और ये 6ठा पीरियड होगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ टिन लेट पीबी वाला, ठीक है। पीबी वाले में कितने रिंग है, 6। पीबी वाले में 6 रिंग है, तो उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन काई में आ रहे हैं, पी में आ रहे हैं, 6ठे में, ठीक है। कितने आ रहे हैं, 2। एस उसके एस वाली रिंग भी यही है,
ठीक है, ये एस वाली रिंग के, ये दोनों पी वाली रिंग के। डी वाले इलेक्ट्रॉन इसके 10 अंदर होंगे ना, भर के आए होंगे। ठीक है, तो ये बोलता है कि यहाँ पे जो लास्ट के दोनों रहते हैं ना, इसमें कहीं ना कहीं वो कौन सा कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, लास्ट वाले में तो लग ही जाता है, इसमें इतना नहीं है। ठीक है, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं ना बीच में, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है। तो स्क्रीनिंग कम है तो वो आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन है उनको ज्यादा खींच लेगा ना। देखो डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे हैं, अगर वो स्क्रीनिंग कम कर रहे हैं तो कम स्क्रीनिंग है तो आउटर मोस्ट के ज्यादा खिंचा जाएंगे न्यूक्लियस से, ज्यादा स्क्रीनिंग करते तो नहीं खिंचाते। समझ में आ रही चीजें? और स्क्रीनिंग कम करते हैं ना डी वाले, तो डी वालों की स्क्रीनिंग कम है तो बाहर के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से खिंचाएंगे। अगर बाहर के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने पकड़ रखा है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा? तो इसीलिए जितना कर पाएगा मैक्सिमम, मतलब कम से कम ही कर पाएगा। तो इसका प्लस जो भी लोअर वाला होगा वो ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू हायर वाला। और जो ऊपर वाले हैं, यहाँ डी के तो कुछ है ही नहीं ना, यहाँ तक तो आते ही नहीं डी के, तो यहाँ तक डी के नहीं आ रहे हैं तो अंदर ऐसा कोई चीज नहीं है ना जो स्क्रीनिंग को मतलब वो कम कर रही हो। आ रहा है समझ में? तो इसमें जो स्क्रीनिंग लग रही है इनके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से, वो कहीं ना कहीं ज्यादा ही है, या पर इसमें कम हो जाती है स्क्रीनिंग, इसमें ज्यादा है। मतलब इनके इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से ज्यादा तेजी से अट्रैक्टेड है। तो ऊपर वाले में स्क्रीनिंग ज्यादा लग रही है ना, क्योंकि पी और एस की स्क्रीनिंग ज्यादा होती है। तो स्क्रीनिंग ज्यादा है तो न्यूक्लियस से बाहर के इलेक्ट्रॉन इतनी तेजी से नहीं खिंचा रहे हैं। फिर सेंटर और आखिरी के दो, तो ऊपर के दो में डी ब्लॉक नहीं आया ना। ठीक है, तो ऊपर के दो तक अगर डी ब्लॉक नहीं आ रहा है तो डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग क्या होती है? कम। स्क्रीनिंग बहुत ही कम हो गई तो न्यूक्लियस आउटर के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा। इतना समझ में आया? तो डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं? लोअर वाले में आ रहे हैं ना। तो लोअर में अगर डी के आ गए तो वो स्क्रीनिंग कम कर रहा है, स्क्रीनिंग कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से खींचा जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन कहीं जा नहीं पाएंगे ना। तो इनकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल रहेगी? कम वाली, क्योंकि कम से कम इलेक्ट्रॉन ही दे पाएंगे। अगर मैं इसको बोलूं 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, बहुत मुश्किल है, 2 फिर भी निकाल देगा। अच्छा, इतनी चीजें समझ में आई? कुछ नहीं आया, छोड़ो। इधर देखो, एस और पी के अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो वो स्क्रीनिंग हाई होती है उनकी। ठीक है, अगर डी और एफ के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो लो स्क्रीनिंग। ठीक है, हाई स्क्रीनिंग का मतलब क्या है? आउटर के जो इलेक्ट्रॉन है वो वीकली अट्रैक्टेड है, वीकली अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस से। क्लियर है? लेकिन मान लो लो स्क्रीनिंग है, लो स्क्रीनिंग मतलब स्क्रीनिंग बहुत ही कम है, तो इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस खींच लेंगे ना। ठीक है, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से स्ट्रांगली या हाईली अट्रैक्टेड है। ये सब यार पहले इतनी बार पढ़ा चुका हूं ना कि मेरे को बोर मार रहा है पढ़ाने में ऐसा। ठीक है, ठीक है, वो तो देखते हैं अभी क्या है। हाईली अट्रैक्टेड है, हाँ। अगर मान लो आउटर के इलेक्ट्रॉन हाईली अट्रैक्टेड हैं तो क्या कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन जाने देगा क्या? नहीं ना। तो इसलिए इसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट तक ही वो कोशिश कर पाता है कि इलेक्ट्रॉन दे, उससे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना एटम के लिए दिक्कत की बात है फिर। क्लियर है? तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इसमें? स्टेबल। लेकिन मान लो अगर कहीं सिर्फ स्क्रीनिंग एफ और पी के इलेक्ट्रॉन ही है तो एस और पी के तो स्क्रीनिंग ज्यादा लगाते तो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन नहीं खिंचा रहे ना न्यूक्लियस से, मतलब फ्री हैं तो बहुत ज्यादा भी जा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा। इतना समझ में आया? बातें नहीं करना यार, है ना। ये टॉपिक्स देखो लास्ट लेक्चर और मैं बोर हो गया चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि पीरियोडिसिटी मैंने 3-4 बार पढ़ाया है, वहां 3-4 बार स्क्रीनिंग पढ़ा के आया था, इसीलिए। हाँ, सबसे लास्ट वाला कौन सा हो गया? 1 2 3 4 6, ये वाला रेडियो एक्टिव होंगे। हाँ, सारे रेडियो एक्टिव होते हैं जो भी। नहीं रुको, कौन सा? 1 2 5वां है ना? नहीं, एफ के रेडियो एक्टिव होते हैं बेटा। 7th पीरियड होता है मोस्टली रेडियो एक्टिव, छठे में कुछ होते हैं। तो ये तो
1 2 3 4 5 छठा है ना, तो सारे नहीं होते हैं इसमें, छठे में F और D वाले होते हैं, ऐसा F और D के F वाले होते हैं, सॉरी F के होते हैं। आफ्टर पोलोनियम रेडियो एक्टिव, आफ्टर यूरेनियम आर्टिफिशियल और रेडियो एक्टिव, ऐसा। चलो सारे इधर, बातें मत करो यार, है ना, अभी उड़ा दूंगा मैं फटाफट, फिर समझ में नहीं आएगा, बोर कर रहा है मेरे को अब। चलो इधर देखो सारे, है ना, ये न्यूक्लियस है, कोई इलेक्ट्रॉन मान लो अगर आउटर मोस्ट में है, ये 3 4 इलेक्ट्रॉन है मैंने मान लिया, क्लियर है, ठीक है। अब न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा ना बेटा, सारे इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इसके बीच में प्रॉब्लम कौन देता है, बीच के इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ बीच में आते हैं। F यहीं आएगा, D के यहाँ आते हैं, जो भी उस रिंग के आते हैं, तो F और D के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जो स्क्रीनिंग का मतलब है इस अट्रैक्शन को वीक करना बीच में आके, क्लियर है। तो इनकी जो स्क्रीनिंग होती है वो वीक होती है, क्यों होती है, आता है, आ जाना चाहिए, वरना स्क्रीनिंग का लेक्चर देख लेना है, ठीक है। F और D की स्क्रीनिंग जो होती है, स्क्रीनिंग क्या होगी, वीक। अगर मान लो F और D की स्क्रीनिंग वीक है, तो इलेक्ट्रॉन खिंचाएगा ना न्यूक्लियस से, तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर जा पाएगा, नहीं ना, तो ठीक है। F और D की स्क्रीनिंग ज्यादा है, तो आउटर के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस खींच रहा है, तो न्यूक्लियस अगर आउटर के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो एटम नहीं चाहेगा ना कि इसके इलेक्ट्रॉन बाहर जाए, तो 2 ही या कम जा पाएंगे, तो इसलिए क्या बोलते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, स्टेट स्टेबल होती है। अगर स्क्रीनिंग लग रहा है तो, स्क्रीनिंग लग रहा है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी कि हायर, ठीक है। स्क्रीनिंग लग गया तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस खींच रहा है, तो बाहर तो नहीं जाएंगे, तो लोअर स्टेबल है। लेकिन मान लो अगर D और F तक बात ही नहीं आई है, समझ गए, तो सिर्फ S और P की इलेक्ट्रॉन है, और S और P की स्क्रीनिंग अच्छी होती है। स्क्रीनिंग अगर मान लो न्यूक्लियस ये रहा, इलेक्ट्रॉन ये रहा, इनके बीच में बहुत मोटी दीवार है, स्क्रीनिंग मतलब दीवार समझ लो, तो S और P की दीवार बहुत मोटी होती है, और D और F की दीवार बहुत ही ऐसी पतली या पेज जैसी मान लो, क्लियर है। तो ये पेज नहीं रोक पाएगा ना इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से खींचने से। लेकिन मान लो अगर इतनी मोटी दीवार है, तो ये मोटी दीवार तो इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से खींचने से आराम से रोक देगी। तो मोटी दीवार का मतलब है S और P, और पतले पेज जितने दीवार का मतलब है D और F, क्लियर है। स्क्रीनिंग ये है। तो अगर स्क्रीनिंग D और F कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से, खुद के न्यूक्लियस से खिंचा रहे हैं, तो बाहर नहीं जा पाएंगे, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल, ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिमूवल, ठीक है। और मान लो अगर ये दीवार बहुत मोटी है कि S और P अगर स्क्रीनिंग कर रहे हैं, तो दीवार इतनी मोटी है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं खिंचा रहा है ना, तो आराम से निकाल सकता है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये जो बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन वाले ग्रुप हैं, इनमें टॉप से बॉटम आने पे D और F के इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं ना, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं D ब्लॉक आ जाता है इसके बाद यहाँ से, तो D और F के इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो स्क्रीनिंग पुअर हो रही है ना, स्क्रीनिंग कम तो खुद से ही खिंचा रहे हैं, तो बाहर नहीं जा पाएंगे। इसलिए बोलते हैं नीचे वालों में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू हायर। तो एग्जाम्पल पे वो जो लेता है कि Sn+2 भी होता है, Sn+4 भी होता है, ज्यादा स्टेबल कौन है, +2। लेड+2 भी होता है, लेड+4 भी होता है, तो ज्यादा स्टेबल कौन है, लेड+2, ठीक है। फिर ये इंडियम+1 भी होता है, इंडियम+3 भी होता है, ज्यादा स्टेबल कौन है, +1। और एक और क्या दिया उसके नीचे, थेलियम+1 भी होता है, लेकिन वो ज्यादा स्टेबल होगा थेलियम+3 से, समझ में आए। ये Sb+3 भी होगा और +5 भी होता है, ये तो एक और यहां लिख देता हूं, Sb+3 ज्यादा स्टेबल होता है Sb+5 से। और एक और क्या बच्चा लास्ट में बेटा, बिस्मथ, बिस्मथ+3 ज्यादा स्टेबल होता है बिस्मथ+5 से, समझ में आया ना क्यों। और ये +5, +3, +1, +2 इन सब का मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूवल, इसी चीज को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो बिस्मथ की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, ये वाली, क्योंकि आराम से अटेंड हो गई। +5 के लिए बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इतनी एनर्जी देके एटम अनस्टेबल नहीं करेगा खुद को, क्लियर है। तो इसीलिए लोअर वाली स्टेबल होती है। लेकिन वहीं अगर मैं ऊपर वालों के लिए बात करूं कि एल्यूमिनियम के लिए,
तो एल्यूमिनियम प्लस 3 ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू एल्यूमिनियम प्लस 1। ठीक है, एल्यूमिनियम प्लस 3 में ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम प्लस 1। SI प्लस 4 ज्यादा स्टेबल है SI प्लस 2 से। फॉस्फोरस प्लस 5 ज्यादा स्टेबल है फॉस्फोरस प्लस 3 से। क्लियर है चीजें सभी को? आया समझ में? यही होता है बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट। कुछ क्लिक हुआ? इतना ही है। तो इससे क्वेश्चन क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड से गिवन जो भी है आर स्टेबल देगा। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, इन दोनों में से कौन है, इन दोनों में से कौन है। तो तुमको बताना है कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। एलिमेंट ऊपर वाला होगा तो हायर वाली स्टेबल होती है, एलिमेंट नीचे वाला है तो लोअर वाली स्टेबल होती है, और जब सेंटर वाला है तो ऑलमोस्ट दोनों ही, कभी ये वाली शो करता है कभी ये वाली, तो दोनों ही होती है। तो वो तुमसे लोअर वाले का क्वेश्चन देके पूछता है, क्योंकि यही कंफ्यूजन होता है। क्लियर है सभी को? ये एग्जांपल लिख लेना, फोटो ले लो कोई भी किसी के फोन से। इधर देखो, अब इनर्ट पेयर इफेक्ट की थ्योरी पढ़ के समझा देता हूँ फटाफट। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट समझ गए ना कि जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे, कौन कौन से 13, 14, 15 ग्रुप में जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं अपन, वैसे वैसे डी और एफ के इलेक्ट्रॉन इस साइड बढ़ते जा रहे हैं ना। तो डी और एफ के इलेक्ट्रॉन आने के बाद ही पी ब्लॉक आएगा। तो डी और एफ क्या करते हैं, शील्डिंग इफेक्ट के कारण, मतलब शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम कर देते हैं। तो उसके जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन है एस वाले, वो ज़्यादा खिंचा के रह जाते हैं न्यूक्लियस से। तो एस के इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो पाते, तो एक्साइट नहीं हो पाते तो सिर्फ पी के ही निकल पाएंगे, एस के कभी नहीं निकलेंगे। तो इसे जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कार्बन है, तो कार्बन में मैं क्या बोलता हूँ, 2 होते हैं पी में, एस के 2 होते हैं। एस का एक्साइट होके आता है तो 4 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ एस को खींचने वाला कोई नहीं है ना ज़्यादा अच्छा ऐसा, क्योंकि इसमें शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है कार्बन में, एस और पी का ही होता है। तो अब वही जैसे जैसे नीचे आते जा रहा हूँ कार्बन वाले ग्रुप में, कभी सुने प्रभु, लेड वाले में मान लो। ठीक है, तो लेड वाले में इधर डी और एफ ब्लॉक आ गया, तो डी और एफ ब्लॉक आ गया तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम हो रहा है। तो उसके खुद के न्यूक्लियस ने उसके इलेक्ट्रॉन खींच रखे हैं एस वाले, तो एस वाला एक्साइट ही नहीं हो पाता। एक्साइट नहीं होगा तो 2 और वैकेंट बनेंगे ही नहीं, मतलब 2 और अनपेड नहीं बनेंगे। तो 2 अनपेड नहीं बने तो सिर्फ पी के ही वो इलेक्ट्रॉन दे पाता है। तो पी के जो 2 थे सिर्फ वहीं से बॉन्ड बनाएगा, एफ के जंप करवा के 4 से बॉन्ड नहीं बना पाएगा। बस इतना ही है। क्लियर है? वही पॉइंट्स लिख रखे। एज वी मूव, एज मूविंग डाउन द ग्रुप इन 5th और 6th पीरियड, ठीक है, सेम लेंथन सेम, ठीक है, some lengthened elements are present, clear है, and the last electron enters in the f subshell, और last electron काय में आता है, उसमें f में, ठीक है, which have a very low shielding effect, उनका shielding effect बहुत कम होता है due to the size contact, मतलब फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, shielding effect बहुत कम है तो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो s में है वो एक्साइट नहीं हो पाता, f का इलेक्ट्रॉन। तो f का इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट नहीं हो पाएगा तो मतलब 2 और ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बना पाएगा ना, तो उसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। आया समझ में? ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर होता है एसपीडीएफ। जहां भी डी और एफ के इलेक्ट्रॉन आ गए वो पुअर शील्डिंग करेंगे, ठीक है। तो पुअर शील्डिंग की वजह से क्या होगा, उसका लोअर शील्डिंग, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेबल रह पाएगा, ठीक है, क्योंकि एफ के इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेंगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट एप्लीकेबल ओनली फॉर ग्रुप 13, 14, 15 के भी हायर एलिमेंट, सब में नहीं। नॉट एप्लीकेबल फॉर 16, 17, ठीक है। एज वी मूव डाउन द ग्रुप इन 13, 14, 15, जैसे जैसे इसमें नीचे जाते जाएंगे, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर मतलब स्टेबिलिटी हाई, और हाई ऑक्सीडेशन नंबर मतलब स्टेबिलिटी कम। समझ में आया? इसका एक एग्जांपल भाई लेड वाला ले लो, Pb+2 ज़्यादा स्टेबल होता है Pb+4 से, और हायर मतलब बिस्मथ +5 नहीं होगा, है ना, बिस्मथ +3 ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो स्टेबिलिटी कम, भाई एक ही बात है यार, उसी एक एग्जांपल को 2 में लेके लिख लेते हैं। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तो स्टेबिलिटी कम, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, सेम एग्जांपल ये है। कोई डाउट है क्या? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ सबशेल, लैंथेनॉइड्स एंड देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन, लैंथेनॉइड्स का लास्ट एफ में आता है और उसका पुअर शील्डिंग है। पूरी बात उसने लैंथेनॉइड के लिए लिखी है। क्लियर? ये वाला आया समझ में सभी को? अच्छा, इसमें ये जो अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि एंड द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एफ सबशेल, वो पूरा पॉइंट लैंथेनॉइड के लिए लिखा है यहाँ से यहाँ तक।
कि लैंथेनॉइड के लास्ट F में आते हैं और लैंथेनॉइड का पुअर शील्डिंग होता है, इसलिए S के इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं कर पाते हैं, ये रीजन है। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल एक लिखा है, लेड का कॉन्फ़िगरेशन लिखा है पीबी का, ऊपर वाले का ये लिख दिया है XC, और फिर इधर से शुरू होते तो मैंने कैसे सिखाया था कि पहले S का लिखोगे, फिर F का लिखते हैं, फिर D का लिखते हैं, फिर P का। तो S और P और उनके बीच में D और F है ना, तो S के बाद आया ना ये D और A, तो ये इनके पुअर शील्डिंग की वजह से S का इलेक्ट्रॉन खींचने देता है न्यूक्लियस को। समझ में आया? पहले क्या भरेगा बेटा, S, फिर F बढ़ता है एक D का, और फिर F के 14, फिर D और फिर P। तो F और D का शील्डिंग बहुत कम है, तो F और D का शील्डिंग कम है तो F के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ज़्यादा खींच लेता है, तो सिर्फ P के ही इलेक्ट्रॉन जंप करवा पाता है, मतलब जंप क्या, जो P के हैं वही बचे, F के अनपेड होके उधर नहीं आते कभी P में। क्लियर है? तो F के अनपेड होके वो P में नहीं जाने देता है, क्योंकि इनका शील्डिंग बहुत ही कम है, तो न्यूक्लियस खींच के रखता है उसको। ठीक है, तो उसको इसने बस ऐसे लिख दिया कि F और D को अलग लिख दिया है, S और P को अलग लिख दिया है। तो ये बोल रहा है कि S का जो ये इसको जंप करके वो यहाँ नहीं कर पाएगा, तो ये +2 में ही रह जाता है, 4 नहीं कर पाता अपने आप को। क्यों? इन दो की वजह से, और उसका एग्जैक्ट रीजन ये रहा, इधर आते हैं। क्लियर है? ठीक है। सबशेल D और F है वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पता ही अपने को D और F का शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है, तो 6s के जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे न्यूक्लियस से, तो जंप नहीं हो पाएंगे ऑफ न्यूक्लियस एंड हेंस डू नॉट एक्साइट। 6s के इलेक्ट्रॉन डू नॉट एक्साइट, ये सो इन दिस केस +2 स्टेबल, इसलिए +2 ही रहेगा, +4 नहीं बनेगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। क्लियर? ठीक है। द इनर्टनेस ऑफ NS इलेक्ट्रॉन, इनर्टनेस मतलब वो रिएक्ट नहीं कर रहा है ना, इनर्ट हो गया अब। ठीक है, तो इनर्टनेस ऑफ NS इलेक्ट्रॉन एंड दे आर नॉट एक्साइटेड, NS के इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, एक्साइट नहीं हो रहे हैं, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ D and F इलेक्ट्रॉन, और उसी को इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। घूम फिर के बार बार अलग अलग पॉइंट में वही बात लिख रहा है। क्लियर? उसके कुछ क्वेश्चन है, करके बताओ फटाफट जल्दी, मैं कर देता हूँ। अपने पास ये हो ना ऑर्डर, ये रहा। ठीक है, तो बोरॉन काय में स्टेबल ज्यादा रहता है, +1 भी बनाता है, लेकिन +3 बेस्ट है उसका। एल्यूमिनियम भी +3, ये दोनों में +3 भी और +1 भी है, क्योंकि इसमें देखो अगर एक्साइट नहीं होगा तो +1, एक्साइट हो गया तो +3, और ये वाले +3 में ज्यादा रहते हैं, सॉरी 1 में, ये दोनों +1 में ज्यादा स्टेबल रहते हैं। ठीक है, चलो ये समझ में आया। अब गैलियम का +3 ज्यादा स्टेबल है कि +1? कंपेयर्ड +3 रहेगा, अगर दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है और उसके पास चांस है कि जंप कर रहा है, खुद से कर रहा है ना, तो जब जंप कर रहा है तो स्टेबल हो गई ना। ठीक है, तो +3। इंडियम, ये तो जंप करवाएगा ही नहीं, क्योंकि उसका जो NS के इलेक्ट्रॉन है वो इनर्ट हो गया। इनर्ट हो गया मतलब रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहे हैं, जंप नहीं कर रहे, तो जंप जब कर ही नहीं रहे तो सिर्फ +1 ही शो करेगा। तो इसका स्टेबल कौन होता है? हेलियम का, क्योंकि यहाँ पे जब आते हैं ना तो इसमें कौन सा 1 2 3 4 5वां पीरियड है, 5वें तक D आते हैं बेटा बस, और छठे में आएंगे F, D और F के दोनों के। तो जब D और F दोनों के आ जाते हैं तब तो पॉसिबल ही नहीं कि F का जंप करवा दे। ठीक है, लेकिन जब सिर्फ D का आ रहा है तब फिर भी एक चांस रहता है कि शायद कुछ कुछ कंडीशन में जंप करवा देता है, तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो +3 में दिया है कि +3 ज़्यादा स्टेबल रहता है। हाँ, इंडियम का, उसमें F के नहीं है ना बेटा, ये लिखा है, इसमें आते हैं D और F दोनों के। तो जब D और F दोनों के आ गए तो F तो बिल्कुल जंप नहीं करेगा, और D के आएंगे तो फिर भी कंपैरेटिव थोड़ा बहुत जंप कर लेगा, और जब खुद से जंप कर रहा है और बन रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट तो स्टेबल ही रहेगा। क्लियर है वो, क्योंकि देख के आया था मैं। समझ में आई ये चीज़ कि इंडियम का +3 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ D का है और यहाँ D और F दोनों के हैं, और इसने लिखा ना D और F दोनों के जब इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो S का एकदम इनर्ट हो जाएगा, और D का आएगा तो कंपैरेटिव इतना इनर्ट नहीं, लेकिन फिर भी जंप करवा लेगा, और जब जब खुद से करवा रहा है तो स्टेबल ही होगा। क्लियर है? अगला यहाँ पे देखो, थेलियम, देखो ऊपर से नीचे आते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, तो लोअर सबसे ज़्यादा स्टेबल किसकी होगी? थेलियम, फिर इंडियम, फिर गैलियम, तो इसका ऑर्डर ये रहेगा। ठीक है, इसका +3 +3 +3 तीनों की है,
तो हायर तो ऊपर वाले की ज्यादा स्टेबल होती है ना, तो ऊपर कौन है, गैलियम, तो हायर गैलियम वाले की स्टेबल होगी, फिर इंडियम वाले की, फिर थेलियम वाले की। क्या हो गया, हायर ऊपर वाले की स्टेबल होती है और लोअर नीचे वाले की स्टेबल होती है, तो इसीलिए इसका ऑर्डर ये जा रहा है, इसका ये जाएगा। क्लियर है? अगर ये इधर उधर भी दिया हो तो फ्लिप करके तुमको ऑर्डर लिखना था। अब इसमें बताओ बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? अब सुनो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए। तो कौन ऐसा है जो चाहता है सामने वाले को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस होना? देखो, लेड का में +4 में, लेड का में +2 में, ठीक है। तो लेड की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? +2 स्टेबल है, तो वो क्यों ही सामने वाले को ऑक्सीडाइज करके और लोअर में जाएगा? और +4 तो अनस्टेबल है ना, तो ये चाहेगा सामने वाले को ऑक्सीडाइज करके उसके इलेक्ट्रॉन खुद रख ले और +2 में आ जाए, चाहेगा नहीं? क्या +4 है तो उसका स्टेबल तो +2 होता है ना, तो अभी अनस्टेबल है वो, तो वो क्या चाहेगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दे और उससे 2 इलेक्ट्रॉन लेके खुद रख ले, तो खुद +2 में आ जाएगा, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग कौन है कि सामने वाले से इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी निकलवाने की कोशिश कर रहा है? +4 सामने वाले से जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलवाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो +2 में आ जाए और स्टेबल हो जाए। +2 तो पहले से स्टेबल है, तो क्यों ही और इलेक्ट्रॉन लेके लोअर ऑक्सीडेशन में जाएगा और स्टेबल से भी कम में। क्लियर है? आया सभी को? इनर्ट पेयर इफेक्ट बेटा इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ इनर्ट पेयर इफेक्ट में है नहीं। क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, या तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग पूछेगा, ये स्टेबिलिटी पूछता है कि कौन सा ज़्यादा है, तो लोअर में कौन सा है, हायर में कौन सा, इतना याद रखना है। क्लियर है बेटा? इसका फोटो ले लो और इसके बाद अगला टॉपिक क्या है, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग पढ़ा देता हूँ। हाँ, बैक बॉन्डिंग तो छोटा से, जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं टॉपिक छोटे छोटे होते जाएंगे। अब ऐसा इनर्ट पेयर इफेक्ट अपन ने पढ़ लिया, समझ लिया क्या होता है, ठीक है। अगला टॉपिक क्या अपना, बैक बॉन्डिंग। ये और भी छोटा टॉपिक है उससे, ठीक है। बस कभी नाम आता है तो तुम लोग ऐसा डरना नहीं, ठीक है। बैक बॉन्डिंग जैसा उसका नाम बस वैसे ही है, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझाता हूँ मैं, ठीक है। पहला एग्जांपल मैंने लिखा BF3, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ NCl3, कोई दिक्कत इसमें नहीं, इसे समझ में आ जाएगा। BF3 का स्ट्रक्चर ये बेटा इधर, हाँ सेकंड से भी आ जाएगा। बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3 थे, तीनों ने बॉन्ड बना लिया, ठीक है। बोरॉन दिखता कैसा था? ऐसा, ये पहले ऐसा दिखता था, फिर बाद में एक इलेक्ट्रॉन जंप हो गया, मतलब ऐसा जंप हो गया, तो ये यहाँ से गायब करके वहां रख दिया, तो 3 बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड बनाए भी। इसके पास एक डब्बा खाली है ना, तो इसको क्या बोलूँ, वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। और इससे जितने भी बॉन्ड बनाया है फ्लोरीन में लोन पेयर है ना बेटा, कितने? 3। तो इसके इस एक डब्बे में इसके पास क्या है, खाली डब्बा है। ये समझ में आया ना? इसको ऐसे बना लो, खाली डब्बा है, कोई भी आसपास जो जुड़े हुए हैं वो अगर अपना लोन पेयर इस खाली डब्बे में दे देता है तो इस चीज को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग कर देगा। ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, मतलब बहुत ज्यादा चांस है ना कि तीनों में से कोई भी अगर अपना लोन पेयर दे दे, ठीक है, तो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा ना। अभी ये आया, ठीक। सेकंड NCl3, नाइट्रोजन कितने होते हैं? ये, ठीक है। 3 क्लोरीन है, ये बैक बॉन्डिंग करेगा क्या? हाँ, नहीं करेगा ना, गुड। इधर देखो, अब क्लोरीन का D का डब्बा पूरा खाली है ना बेटा, ठीक है। तो इसके पास है लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास,
और क्लोरीन के पास डी के डब्बे खाली है ना पूरे इतने सारे, तो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे चांसेस इसके पास कहीं भी जगह, ठीक है, जहाँ जगह खाली दिखे डब्बे और जहाँ लोन पेयर दिखे, अगर ट्रांसफर हो सकते हैं मेन बॉन्ड बनने के बाद भी, तो उसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, ठीक है। और कुछ एग्जांपल दे देता हूं मैं, तो उससे तुमको क्लियर रहेगा, ठीक है। 4-5 एग्जांपल लिख रहा हूं। स्टेबिलिटी देखो अभी कुछ हो ही नहीं रहा ना, कंप्लीट 6 ही है, ठीक है। तो एक और आ जाएगा तो स्टेबल होगी ना चीजें, 8 हो जाएगा। देखो ये वाला अपन अभी देख के आया ना कि करेगा, ठीक है, लेकिन इसकी एक कंट्रोवर्सी जा रही कि या तो मिनिमम करेगा या नहीं करेगा। क्या बोलेंगे, या तो मिनिमम या फिर एब्सेंट, ठीक है। अब मिनिमम कैसे, जो बताया है वैसे ही, क्या इसका लोन पेयर है, बैठे रहो कोई बात नहीं, हाँ चलो। मिनिमम कैसे करेगा, इसका लोन पेयर इसके खाली डब्बे में इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये मिनिमम है। लेकिन चीजें फिर अनस्टेबिलिटी की साइड जा रही है ना, ठीक है। चलो बेटा पढ़ लो यार, इधर देखो नाइट्रोजन के पास अभी बैक बॉन्डिंग जब तक नहीं की थी, इलेक्ट्रॉन कितने थे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अभी अगर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं और मान लो अगर ये अपना लोन पेयर क्लोरीन को दे देता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना करेगा खुद के पास। कोई भी एटम बॉन्ड बनाने के बाद क्यों अनस्टेबल होगा, कोशिश करेगा ना अपना आउटर मोस्ट का ऑक्टेट कंप्लीट करने की, और ये अगर उधर चले गया तो 6 हो जाएंगे। तो वो कंडीशन तो फिर इसको अनस्टेबल बना रही है और ज्यादा। बैक बॉन्डिंग तो इसीलिए कर रहे थे ना, ताकि कौन बोल रहा है, ओ मैडम इधर, नाइट्रोजन ने जब Cl3 के साथ बॉन्ड बनाया तो स्टेबल बना। तो बैक बॉन्डिंग अब तभी करता है मॉलिक्यूल जब और ज्यादा स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो बैक बॉन्डिंग हो जाती है तो मॉलिक्यूल और अनस्टेबल हो जाएगा ना, क्योंकि बैक बॉन्डिंग के बाद फिर टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने बचेंगे, 6 ही बचेंगे नाइट्रोजन के पास। आफ्टर बैक बॉन्डिंग अगर कर दी तो, और पहले 8 थे, तो पहले उसका ऑक्टेट कंप्लीट था, और बॉन्डिंग के बाद तो फिर कम हो गया ना। तो बैक बॉन्डिंग का मेन रीजन क्या है, चीजों को और ज्यादा स्टेबल बनाना, ना कि अनस्टेबल बनाना। तो अगर इसका बैक बॉन्डिंग वाला और बिना बैक बॉन्डिंग वाला, तो बिना बैक बॉन्डिंग वाला ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू बैक बॉन्डिंग वाला। लेकिन इसमें अगर बात करूं तो आफ्टर बैक बॉन्डिंग जो स्ट्रक्चर आएगा वो ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू दिस। तो इसमें अभी कितने जो भी हैं 6 हैं, ये इधर दे देगा तो 8 हो जाएंगे। तो इसका बैक बॉन्डिंग वाला ज्यादा स्टेबल है नॉर्मल से, इसका नॉर्मल ज्यादा स्टेबल है बैक बॉन्डिंग वाले से। क्लियर है? तो इसीलिए वो दे रहा है कि या तो मिनिमम करेगा या एब्सेंट रहेगा इसमें। तो वो तुमको स्टेबिलिटी के रीजन से देखने चाहिए। चलो अब इनमें देखो, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, ठीक है। कार्बन के पास जगह है क्या, 4 होती है, चारों डंडे भरे, 3 हाइड्रोजन से सेम, तो इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। इसमें देखो सिलिकॉन के पास जगह है क्या, है, वैकेंट डी खाली है ना, वैकेंट डी, तो ये इसका लोन पेयर क्या करेगा, देगा, तो बैक बॉन्डिंग होगी प्रेजेंट। लेकिन स्टेबिलिटी वाली चीज फिर दिक्कत दे रही ना अपने को, कि अभी इसके पास 8 है, दे देगा तो फिर 6 ही रह जाएंगे। तो होगी तो सही, लेकिन बहुत ही मिनिमम। क्लियर है? बहुत ही मिनिमम, और उस चीज को फिर अनस्टेबल कर रही है। तो ज्यादा स्टेबिलिटी पूछोगे तो नॉर्मल वाले की है। लेकिन अगर सिर्फ ये पूछ रहा है हो सकती है कि नहीं, हो सकती है। क्लियर है? 2 क्वेश्चन आएंगे, या तो हो सकती है या नहीं हो सकती, या फिर स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। तो दोनों में फिर फर्क आ जाएगा। ठीक है, समझ गए चीज? ठीक है। अब मान लो इसका कौन सा डब्बा है, पी है ना, नाइट्रोजन का पी है, तो पी पाई, और इसका डी है तो डी पाई। तो ये पी पाई डी पाई जो बॉन्ड बनता है ना, वो बैक बॉन्डिंग वाले से बनता है, पी पाई डी पाई। ठीक है। फिर BF3, ये तो बता दिया अभी करेगा कि इसके ये वाले इधर चले जाएंगे तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। CH2OH, और CH2 के ऊपर प्लस है बेटा। देखो कार्बन में टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, 4 भी कैसे होते हैं, एक तो P का होता है, एक S में ऐसे होते हैं, ये होता है। ठीक है, तो इसने कितने, और इसको यहां से जम करवा दो तो ये 3 डंडे बना रखे,
और एक इलेक्ट्रॉन गायब है, तो एक इलेक्ट्रॉन गायब है तो एक डब्बा खाली है ना, और इसके पास लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास, तो ये शिफ्ट कर देगा ना। समझ में आया? इसको ब्लू पेन से बनाता हूं तो क्वेश्चन और आंसर में फर्क दिखेगा कुछ। ये तो फिर इसमें आ जाएंगे ना, ये समझ गए? तो बैक बॉन्डिंग हो रही है ना, और होने के बाद और ज्यादा स्टेबल भी बन रहा है, तो प्रेजेंट। इसमें CH2 माइनस और Cl, इसमें होगी क्या? देखो कार्बन में ऐसा था बेटा, लेकिन इसको गायब कर देते हैं, ठीक है। कितने, 1 2 3 4 उसके पास पहले से था, 5वां आ गया है, पता नहीं कहाँ से, ये सही है ना, ठीक है। अब क्लोरीन के पास तो वैकेंट है ना, इसके पास वैकेंट डी है, तो ये इधर जाएगा ना, तो कर रहा है ना बैक बॉन्डिंग। तो एक के पास खाली डब्बा होना चाहिए, एक के पास एक्स्ट्रा होने चाहिए लोन पेयर, जिधर जगह होगी शिफ्ट कर देगा, उसी को बैक बॉन्डिंग बोला है, कर रहा है, ठीक है। ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो देखो एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रखा है उसने, H यहाँ लिखा था वो नीचे बना सकता हूं मैं, और एक लोन पेयर होते ही है, ठीक है। ये क्या है, कार्बन है ना, तो कार्बन ने कितने डंडे बना रखे हैं, 2, तीसरा जो था वो हटके, सॉरी यहाँ इसने प्लस दिया ना, ठीक है, तीसरा डंडा चलो कुछ दिया नहीं, तो यहाँ प्लस है, मतलब एक डब्बा खाली है उसके पास, 4 होते हैं कार्बन, ये होता है, ये होता है कार्बन, 2 तो उसने डंडे बना लिए, ठीक है। एक प्लस है तो एक हट रहा होगा, और एक हाइड्रोजन होगा जो नहीं बनाया उसने, कुछ नहीं शो कर रहा था, हर एक हाइड्रोजन होता है ना, तो एक हाइड्रोजन होगा। और मान लो अगर तुम ये सोच रहे हो कि H है और H हटा के प्लस आया, नहीं, H प्लस के फॉर्म में निकलता है तो माइनस आता है, ना कि प्लस, याद रखना। तो ये प्लस H का तो नहीं होगा, तो उससे कंफ्यूज मत करना कि ये प्लस किस चीज का है, समझ गए? पक्का क्लियर है ना? तो अगर H हटता है तो माइनस आता है, ना कि प्लस, तो वो चीज इसके तो नहीं है। तो नॉर्मली उसने दिया कि एक प्लस है, मतलब यहाँ का इलेक्ट्रॉन गायब है, ये तो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, बाकी 2 इधर बन गए कार्बन कार्बन वाले, तो एक डब्बा खाली है ना, और इसके पास लोन पेयर है, तो ये इसको दे नहीं देगा क्या, समझ गए? वेकेंट में, ये वेकेंट इसी का तो है, तो बैक बॉन्डिंग हो रही है, समझ में आया ना? मतलब एग्जांपल से तुम लोग समझ जाओगे हो क्या रहा है, क्लियर? ठीक है। CCl3 माइनस, जब भी माइनस आता है वो सेंट्रल एटम का ही गिनते हैं, तो कार्बन यही था अपना, ये 3 तो क्लोरीन से बॉन्ड बन गए, एक इलेक्ट्रॉन एक और एक्स्ट्रा आ गया तो बना दिया मैंने, और क्लोरीन के पास तो वेकेंट है ना, है, तो चले जाएगा ना क्लोरीन के पास, क्योंकि देखो CCl ये है और इसके पास एक माइनस है, तो इसके पास ये है ना, तो ये क्लोरीन को नहीं दे सकता क्या, ये क्लोरीन के पास तो वैकेंट ही है, तो प्रेजेंट, जितने एग्जांपल लिखे हैं सब प्रेजेंट ही हो, पता नहीं भी होगा तो प्रूव करना पड़ेगा मेरे को। चलो CF3 माइनस, ये करेगा क्या माइनस, ये नहीं करेगा, समझ गया ना, क्योंकि F के पास भी नहीं है और कार्बन के पास भी खाली जगह नहीं बची, तो ये नहीं करेगा, ये करेगा, क्लियर है ना? क्यों, रीजन समझ गए? और बैक बॉन्डिंग आती है मतलब चीजें और स्टेबल हो रही है, बस कहीं कहीं जैसे ये कुछ केसेस देख लेना ऐसे। B3N3H स्ट्रक्चर बनाया था, इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं, पता है? B3N3 है ना, एक N, ये 3 B है, 3 N है, बेंजीन जैसे ही दिखता है ये भी, इसीलिए इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। ऑर्गेनिक का होता है तो सब कार्बन के होते हैं, इनऑर्गेनिक का है तो अदर देन कार्बन जो भी है, और बेंजीन जैसा दिख रहा है, ठीक है। और H6 मतलब 4-6 हाइड्रोजन उसमें भी होते हैं, H1 से हाइड्रोजन निकाल दोगे खुद ही, समझ गया ना? सब पे हाइड्रोजन लगे ही होंगे, ये हो गया B3N3H6, क्लियर है? ये करेगा, समझ में आया ना? क्यों नहीं करेगा? करवाओ कहीं से भी।
हाँ देखो, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ठीक है, नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाया और एक लोन पेयर है। बोरॉन ने 3 बॉन्ड बनाया, तो बोरॉन का डब्बा तो बेटा ये होता है ना, ये, और एक एक्साइड कर भी दिया तो ये, तो 3 बॉन्ड बोरॉन ने बना लिए, एक डब्बा तो खाली है ना, तो बोरॉन को दे सकता ना, चाहे इधर जाए, समझ गए, चाहे इधर से चाहे इसको दे, ये भी बोरॉन नाइट्रोजन है ना, हाँ समझ गए, ये उधर या इधर, इस नाइट्रोजन का भी या तो इस साइड या इस साइड, तो बैक बॉन्डिंग करेगा। क्लियर है? बैक बॉन्डिंग होती क्या है? बैक बॉन्डिंग से चीजें स्टेबल होती है। क्लियर सभी को? इतना ही था बैक बॉन्डिंग। क्या कौन सा ये बता दिया ना, ये नहीं बताया? अच्छा ये 2 रह गए, ओके, ये वर है क्या? देखो बोरॉन कैसा दिखेगा, ये होता है, ठीक है, 3 फ्लोरीन भी जुड़ गए, 1 इलेक्ट्रॉन आया एक्स्ट्रा, ठीक है। अब कैसे होगा बताओ? इसके पास भी खाली डब्बा पूरा नहीं है, सामने वाले के पास भी पूरा खाली डब्बा नहीं है, तो नहीं करेगा, ये करता है, नॉर्मल BF3 करेगा, BF3 माइनस नहीं करेगा। क्लियर है? तो एक ये वाला था जिसमें एक करता है एक नहीं करता है, क्लोरीन फ्लोरीन, इसमें एक क्लोरीन और फ्लोरीन में बस ये माइनस वाला, फ्लोरीन फ्लोरीन और माइनस। क्लियर है? सारे एग्जांपल लिख लेना, समझ के बैक बॉन्डिंग क्या होता है। इतना ही था बेटा बैक बॉन्डिंग, इससे ज्यादा कुछ नहीं है अपने काम का। लिखवाने का क्या है, बस अपनी भाषा में लिख लेना कि एक के पास खाली डब्बा होना चाहिए, एक के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और नॉर्मल बॉन्ड्स बनने के बाद अगर अल्फा बॉन्ड बना पा रहा है तो वो मोर स्टेबल होता है। क्लियर सभी को? एक एग्जांपल, BF3, BCl3, BBr3, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, BI3, किसमें सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी? सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग किसमें होगी? बोरॉन का बेटा 2p है, फ्लोरीन का भी 2p है, बोरॉन का 2p, इसका 3p, 2p 4p, 2p 5p, तो इतने ज्यादा जंप्स नहीं करेगा कभी भी, सेम रिंग में आराम से कर लेता है, तो सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग होने के चांस में है, फिर इसमें फिर इसमें। समझ गए? क्लियर सभी को? चलो बैक बॉन्डिंग वाला पोर्शन बेटा इतना ही था अपने इसमें। क्लियर है ना? इससे ज्यादा कोई काम का भी नहीं है। चलो अगला अगला अपना टॉपिक क्या रहेगा? फॉर्मल चार्ज। फोटो ले लो इसको। अगला हेडिंग है बेटा फॉर्मल चार्ज। इधर फटाफट यार, शॉर्ट शॉर्ट चैप्टर्स हैं। देखो फॉर्मल चार्ज अगला टॉपिक है अपना, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। फॉर्मल चार्ज का मतलब क्या होता है? एक कोई एटम पे ओरिजिनल, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला ए पे स्टार्टिंग में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, ओरिजिनल उसका आउटर मोस्ट में। अब उसका आउटर मोस्ट में से कितने बॉन्ड में पार्ट लिए, कितने लोन पेयर बचे, ठीक है, तो फाइनली जो नेट बचेगा वो है फॉर्मल चार्ज। एक कोई एटम है, उसमें मान लो 5 थे, 5 में से टोटल उसके पास बॉन्ड बनने के बाद भी 5 ही रह रहे हैं, तो पहले भी 5 थे, बॉन्ड बनने के बाद भी 5 है, तो उसका फॉर्मल चार्ज 0 आएगा। ठीक है, मान लो पहले 5 थे, बॉन्ड सब बनने के बाद अगर एक एक्स्ट्रा आ रहा है उसके पास इलेक्ट्रॉन, तो उसका फॉर्मल चार्ज 1 आएगा। एक कम आ गया तो 1, वो +-1 देखना है। क्लियर है? ज्यादा आ रहा होगा तो -+1, हाँ, 0 तो 0। अगर सेम इलेक्ट्रॉन देख, अगर मान लो 5 इलेक्ट्रॉन पहले भी थे, 5 इलेक्ट्रॉन बाद में भी है, तो उसका क्या आएगा? 0। 1-2 एग्जांपल मैं करवा देता हूं ताकि तुमको क्लियर हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, CO2 और O3 वाला। क्लियर है सभी को? ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा मेरे को सबसे पहले। देखो कार्बन के पास आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 4। अभी भी 4 ही है ना। देखो बॉन्ड बनाने के पहले भी 4 होते हैं, बॉन्ड बनने के बाद भी 4 ही है, तो इसका क्या आएगा? 0। ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं टोटल, तो पहले कितने थे? 6। बॉन्ड बनने के बाद भी कितने? 1 2 3 4 5 6। 6 - 6 0। इस ऑक्सीजन का भी सेम 0 ही रहेगा। अब O3 का देखना, ये होता है।
अब इस पे जब वो कोऑर्डिनेट डालते तो प्लस माइनस लिखते हैं, लेकिन वही तो फॉर्मल चार्ज है, वही फाइंड करना है, ठीक है। डायरेक्ट भी लिख सकता था मैं। इस पे कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। तो पहले नॉर्मल ओरिजिनल कितने होते हैं, 6। बॉन्ड बनने के बाद भी कितने हैं, खुद के, इसके खुद के है ना, इसको नहीं गिनोगे, याद रखना, खुद के ही गिनने हैं बस। 1 2 3 4 5 6, तो 6 माइनस 6 0, ठीक है। इस पे देखना कितने होते हैं ओरिजिनल, देखो। अच्छा इधर देखो, सारे ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर ये होता है, ओ डबल बॉन्ड और ये कोऑर्डिनेट से अपन बनाते हैं। तो देखो कोवलेंट बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, कोऑर्डिनेट का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही दे रहा है, लेकिन उस डंडे में तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक इधर एक इधर, तो एक इसका रह जाता है, एक इसका, जो शेयरिंग हो रही ना कोवलेंट में, क्या है, एक इसका शेयरिंग हो रही टाइप है। कोऑर्डिनेट भी एक टाइप ऑफ कोवलेंट ही है, तो उसमें भले एक ही दे रहा है दोनों, लेकिन वो बॉन्ड में तो एक इधर रहेगा ना, यह है समझ में। तो वही अपन ने यहाँ किया कि इसका जो लोन पे, एक और जो है लोन पेयर 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इस वाले को अपन ने क्या किया, इधर दे दिया पूरा, तो एक इसी का रहेगा और एक इसका हो जाएगा। वो जो एरो के अंदर था ना दोनों, देखो बेटा एरो के अंदर अपन ये बनाते हैं, तो इस एरो को मैंने काई में कन्वर्ट कर दिया इस डंडे में, ये समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 थे, इसका जो लोन पेयर है वो मैंने इधर दिया, समझ में आया इतना। तो जो लोन पेयर मैंने इधर दिया, ये बॉन्ड है ना एक, और बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको मैंने ऐसे बना दिया और एग्जैक्ट वो के वो यहाँ बना दिया, क्लियर है, इतना आया सभी को, ठीक है। अब मेरे को इसके इलेक्ट्रॉन गिनने हैं इस ऑक्सीजन के। ओरिजिनल कितने होते हैं, 6, अभी कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 है ना, तो क्या आएगा +1, आया सबको समझ में। इस वाले के लिए बात करता हूँ, 6 ओरिजिनल थे, अभी तो कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो क्या आएगा इसका -1, तो इसका फॉर्मल चार्ज आया -1, इसका आया +1, इसका आया, इस वाले का आया 0। समझ में आया कैसे करना है, पक्का। तो कोऑर्डिनेट जहां भी बनेगा क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दोगे, एक इलेक्ट्रॉन इसको, लेकिन थे किसके, वो दोनों इसी के थे, क्लियर है। बस वैसे करके, बाकी तुम खुद से एक बार ट्राई करो, या तो ऐसे देख लो, या फिर एक मेथड और क्या बोलूँगा, कार्बन 4 डंडे बनाता है, मैंने देखा हाँ कार्बन 4 डंडे बना रहा है, जितने उसके पास इलेक्ट्रॉन थे, तो अगर जितने हैं उतने ही है तो 0। ऑक्सीजन 2 डंडे बनाता है, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं आया, कहीं गया नहीं है, तो उसका भी क्या आएगा 0। ऑक्सीजन 2 डंडे बना रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन कहीं कुछ नहीं गया तो 0। और फॉर्मल चार्ज का मतलब भी होता है कि नेट चार्ज जो होता है ना पूरे कंपाउंड पे 0 0 + 0 + 0 0, ठीक है। O3 कैसे बनाते हैं बेटा, O डबल बॉन्ड O, और एक ये कोऑर्डिनेट से बनाते हैं ना ऐसा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में देखो अपन ये करते हैं कि ये कोवलेंट बॉन्ड है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और मैंने बोला कोऑर्डिनेट में क्या एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है ना, लेकिन डंडा तो बन रहा है, एक डंडे में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस कोऑर्डिनेट को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ना। तो इस कोऑर्डिनेट में जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, तुमको ऐसे दिख रहा होगा कि वो सामने वाले ने दिया है, लेकिन नहीं, वो इसी ने दिया, बेटा आवाज नहीं, ठीक है। ये वाला ऐसे दिख रहा होगा कि इसने दिया है, ठीक है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन किसके थे, एक ही एटम के, क्लियर है। तो यहाँ पे याद रखना कि ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, मैं इसको मिटा करके ऐसा बना सकता हूं ना कि ये, लेकिन इसके एक भी खुद के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में नहीं गए ना, ये आया सबको समझ में, इसके नहीं है ये तो इससे आया है क्योंकि कोऑर्डिनेट का था, ठीक है। बाकी इसके पास ओरिजिनल कितने होते हैं, 1 2, ये 3 4 और 2 इसने इसमें लगा दिए, 6 हो गए, इसके 1 2 3 4 और 2 बॉन्ड में, ठीक है। तो इसका फॉर्मल चार्ज कैसे देख रहा हूं मैं कि इसने ओरिजिनल 2 डंडे बनाता है, कोई बाकी कुछ नहीं, तो इसका क्या आएगा 0। दूसरे पेन से देखते हैं ना, कुछ नहीं, तो इसका क्या आएगा बेटा 0। ऑक्सीजन इधर देखना, 2 डंडे बनाते हैं, लेकिन यहाँ कितने 3 जा रहे हैं ना, तो ज्यादा जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चार्ज फ्लक्चुएट हो रहा होगा। जब भी ज्यादा बनाएगा तो प्लस डाल देना, कम बनाए तो माइनस डाल देना, ठीक है। या फिर इसका गिनने जाऊं, ओरिजिनल ऑक्सीजन में देखो 6 होते हैं, इसके पास आउटर मोस्ट में अभी कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 ही है ना, क्योंकि वो तो इसने यहाँ तक दे दिया इसको, तो 5 ही बचे, तो 6 - 5 क्या आएगा +1, तो इस पे क्या आएगा
+1। और ये डायरेक्ट भी मैंने बोला है कि हाँ 2 डंडे बनाता है लेकिन एक और एक्स्ट्रा बना रहा है तो एक्स्ट्रा डंडे का +1 डाल देना। क्लियर है? या फिर कोऑर्डिनेट जब बनाते तो अपन बोलते हैं ना जिस साइड इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उस पर माइनस और जहां से जा रहे हैं उस पर प्लस। तो या तो मैं डायरेक्ट इस पे यहाँ प्लस डाल देता या उस पर माइनस, तो इसका एक माइनस आ गया। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है क्या? नहीं, 2 बनाता है। तो अगर उससे कम हो रहा है तो माइनस डाल दोगे, उससे ज्यादा हो रहे होते तो प्लस डाला। जैसे यहाँ ज्यादा हो रहे हैं तो प्लस डाल दिया, कम हो रहे हैं तो माइनस डाल दिया। या फिर देखो गिन लेते हैं अपन, ओरिजिनल 6 होते हैं, अभी इसके पास कितने 1 2 3 4 5 6 और एक ये इसके पास आ गया ना 7 है, तो 6 - 7 क्या होगा बेटा? -1। तो या तो डायरेक्ट इसके पास -1 ऐसे गिनो या 6 माइनस करके कर लो। क्लियर है? अगला CO3 -2 और ओवरऑल सम क्या आ रहा है? 0 +1 -1 फाइनली 0। और देखो नेट चार्ज भी इसके ऊपर 0, कुछ नहीं दिया। तो अगला देखो कार्बोनेट। कार्बोनेट का स्ट्रक्चर ये होता है ना बेटा, ये और ये। अब मुझे देखो, अब मैं डायरेक्टली निकाल के बताता हूँ। कार्बन 4 डंडे बनाता है, 4 है कोई दिक्कत नहीं है, तो कार्बन क्या क्या होगा? 0। ऑक्सीजन 2 डंडे बना रहा है 0। यहाँ ऑक्सीजन 1 डंडा बना रहा है ना और कुछ है नहीं। तो मैंने क्या बोला था? ज्यादा बनाया तो प्लस डालोगे, कम बनाया तो माइनस रखोगे। तो देखो कम बनाया 1 तो माइनस है, तो इसका क्या होगा? -1। इसमें भी एक कम बनाया, 2 बनाते हैं कुछ नहीं है तो -1। इसी को इस मेथड से निकालोगे कि इसके पास 6 होते हैं और टोटल कितने हैं, तो भी वही चीजें आएगी। तो 0 -1 -1 टोटल कितना हुआ? -2। और देखो फाइनल इसके पास -2 चार्ज है भी। क्लियर है? ठीक है। NO3 NO3 कैसे बनता है बेटा? N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट से हो और एक O-। देखो NO3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, या तो कि HNO3। ठीक है, तो HNO3 में मैंने बताया था एक डबल बॉन्ड O बनाओगे, एक OH बना दोगे, 3 बॉन्ड हो गए, एक्स्ट्रा वाले को कोऑर्डिनेट पे डाल देते हैं। ये किया अपन ने, तो ये चीजें बना दी। कोऑर्डिनेट में इसके तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं लगे ना अभी, ये तो दोनों इसी के आए थे। ठीक है, इसी के आए मतलब ये ऐसा। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन कितने बनाता है नॉर्मली? 3 डंडे, उससे एक ज्यादा बन रहा है तो क्या बोल देते हैं? प्लस। तो इसके पास क्या आएगा बेटा? इसका फॉर्मल चार्ज +1। ऑक्सीजन 2 बना रहा है, ठीक है, तो इसका क्या है? 0। यहाँ पे नॉर्मली ऑक्सीजन बनाता है कितने? 2 बनाता है, लेकिन एक कम हो गया ना, तो फिर एक मैंने बोला था कि जब भी ज्यादा जाए तो +1 डालोगे, कम आए तो -1 डालोगे। तो इसका क्या आ जाएगा? -1। यहाँ पे भी देखो ऑक्सीजन 2 डंडे बनाता है, एक ही बना रहा है, कम बना रहा है, तो क्या बोलूँ हमें? -1। तो इसको मैंने क्या बोल दिया? -1। निकालोगे उस मेथड से अपनी तो भी वही आएगा। क्लियर है? चलो साइनाइड। साइनाइड क्या होता है बेटा? C ट्रिपल बॉन्ड N, वो कोऑर्डिनेट आइसोसाइनाइड में बनता है। ठीक है, जो तुम बोलते हो कि एरो इधर, बेटा आवाज नहीं, NC होता तो कोऑर्डिनेट बनता। ठीक है, यहाँ पे क्या साइनाइड है, तो साइनाइड वाले में अब मुझे पता है कि नाइट्रोजन के 3 डंडे बनते हैं, तो ठीक है नाइट्रोजन का क्या होगा? 0। कार्बन के 4 बनते हैं और इसके पास चौथा इलेक्ट्रॉन खुद का है ना अभी, तो इसका भी क्या आएगा? 0। और ये निकाल भी सकते हो तुम कि ओरिजिनल 4 होते हैं, 3 देखो इसने खुद ने इसमें लगा और चौथा है, तो 4 - 4 0 आया। नाइट्रोजन के ओरिजिनल कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है, 3 इसने इसमें लगा दिए और 2 अभी इसके पास बचे, तो 5 - 5 0। क्लियर है? अब यही चीज जब मैं साइनाइड माइनस की करता हूं, इधर देखना, साइनाइड माइनस। ठीक है, तो साइनाइड माइनस किस चीज से बना था बेटा? HCN, H+ निकला तो CN- आया होगा ना। ठीक है, तो इसको जब मैं लिखूंगा तो ये ऐसा होगा ना, इस कार्बन पे एक डॉट पहले खुद का था, एक जो है बॉन्ड टूटा है H वाला, तो ये जब गायब हो गया तो एक और आएगा ना। यहाँ पे एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो इसका खुद का था कार्बन का, H+ निकल गया तो वो ये भी इसको देके चले गया, तो एक और आ जाएगा, तो वो 2 मैंने बना दिया। ठीक है, कार्बन के पास 3 डंडे बना दिए, होते 4 है, 5 दिख रहे हैं ना, 2 और बना सकता है, तो ज्यादा हो रहे हैं ना, ज्यादा हो रहे हैं। तो अब इसका देखो गिन लूंगा मैं, 4 होते हैं माइनस अभी कितने? 5, तो -1। और मैंने बोला भी है ज्यादा होंगे तो क्या करोगे? +1 डालते हैं। डंडे कार्बन कितने नॉर्मली 4 बनाता है, 4 से बन तो 3 ही रहे ना, तो 3 कम बन रहे हैं तो क्या डालूंगा मैं? प्लस। ज्यादा बनते नहीं, कम बनते तो माइनस डालता हूँ, है ना, तो ज्यादा बनते तो प्लस डालता हूँ। हाँ ये लिख लेता हूँ यार, कम बनते तो क्या डालता हूँ? माइनस, ज्यादा बनते तो क्या डालता हूँ? प्लस। ठीक है,
तो यहाँ पे कम बन रहे हैं ना, तो कम बन रहे हैं मतलब 4 बनने चाहिए थे, 3 बन रहे हैं, तो मैंने क्या किया उसको -1, ठीक है। तो इसका आ गया -1 और इस पे क्या आएगा, 3 बनाता है, 3 बन भी रहे हैं तो 0, और देखो फाइनाइट माइनस में माइनस आ रहा है, तो ओवरऑल 0 + -1 हो गया, ठीक है। अब देखो NH4+, N का एक H, दूसरा H, तीसरा H, चौथा लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर डोनेट करके इस H को देता है, तो इस H के पास अपना खुद का वही जो भी है ऐसा, तो ये मिटा के मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना इसको, ठीक है, और इस पे प्लस इस पे माइनस ऐसे कर देते हैं। ये आया फन में, लोन पेयर उधर गया है, तो लोन पेयर मतलब ये पूरा, और ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में आता है, याद रखना, ये पूरा खाली रहता है तभी अपना कोऑर्डिनेट देता है, क्लियर है। तो अभी देखो ये हाइड्रोजन एक डंडा बनाता है तो इसका क्या होगा 0, एक बनाता है तो 0, एक बना रहा है नॉर्मली ये 0, नाइट्रोजन 3 ही बनाता है, उससे ज्यादा बना रहा है तो क्या करता हूं प्लस, तो नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा एक प्लस का 1, एक ही ज्यादा बनाया तो एक प्लस का 1, ठीक है। हाइड्रोजन एक बनाता है, एक बना भी रहा है अभी भी, तो इस पे भी क्या आएगा 0। इस पे अगर इलेक्ट्रॉन गिनोगे तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, याद रखना, H+ आता है, ठीक है, इसीलिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। OH- कहीं से आया होगा बेटा, वाटर से, ठीक है। ये तो मैंने क्या बोला, एक H तोड़ दिया है तो इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसको मिल जाएगा, ये खुद का ही था, ये वाला भी इसको मिल गया, ठीक है। और इसके पास बचे कितने हैं, माइनस है ना, ये ला, ये कर दिया, उसको हटा दो, और फिर 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है, क्लियर है। 1 2 3 4 5 6 हो गए और एक माइनस एक्स्ट्रा आया, ठीक है। हाइड्रोजन एक डंडा बनाता है तो हाइड्रोजन का क्या होगा 0। ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन 2 डंडे बनाता है ना, तो उससे कम है, तो कम के लिए क्या यूज करता हूं मैं माइनस, तो उसके पास क्या आएगा -1, और देखो आ भी रहा है ओवरऑल 0 + -1, तो डायरेक्टली ऐसे देख सकते हो ना, जितने डंडे उससे ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, डंडों से कम जाए तो -1 डालना है, डंडों से ज्यादा जाए तो +1 डालना है, जितने ज्यादा उतना +1, जितने कम उतना माइनस, क्लियर। N2O कैसे बनता है बेटा, N ट्रिपल बॉन्ड N और एक कोऑर्डिनेट से हो जाता है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन के 3 होते हैं तो इसका तो 0 ही रहेगा, इस नाइट्रोजन पे 4 डंडे आ गए ना, तो ज्यादा हो गया ना, 3 से 1 तो ज्यादा होता है, तो क्या डालता हूं प्लस, तो इसका क्या आ जाएगा +1, ठीक है। इस ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन हमेशा कैसे डंडे बनाता है 2, यहाँ पे एक ही बन रहा है ना, मतलब कम बन रहा है तो एक माइनस आएगा, तो इस पे क्या आ जाएगा -1, क्लियर है। तो मेरे को कोई जरूरत नहीं पड़ी ना आउटर के कितने हैं, ऐसे कितने हैं, डायरेक्टली मैं निकाल सकता हूँ, जितने डंडे उससे ज्यादा जा रहा है तो प्लस, उससे कम जा रहा है तो माइनस, फॉर्मल चार्ज में यही करना है, क्लियर, ठीक है। COCl2 देखो, C डबल बॉन्ड हो, Cl कार्बन 4 डंडे बनाता है, बना रहा है तो कार्बन का 0, ऑक्सीजन 2 डंडे बनाता है, बना रहा है 0, क्लोरीन 1 डंडा बनाता है, बना रहा है 0, क्लोरीन 1 डंडा बनाता है, बना रहा है 0, तो ओवरऑल 0 रहेगा। CH2 C डबल बॉन्ड S, कार्बन 2 डंडे बनाता है, 4 बनाता है, 4 बना रहा है 0, सल्फर 2 बना सकता है जो कि ऑक्सीजन के नीचे आता है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, तो 2 बना रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, 0, और ये भी 0, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे अपना कैसे कोई भी स्ट्रक्चर से कैसे अपन या कोई भी कंपाउंड देता है तो उसका फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो सीख गए कि फॉर्मल चार्ज कैसे निकलेगा, बहुत सारे एग्जांपल मैंने करवा दिए। ये फॉर्मूले वही हैं, फालतू के कुछ नहीं है कि ये अपने को फाइनली याद रखना है, इससे ये आएगा, इससे ये आएगा, एक बार खुद से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी चीजें, ठीक है। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो ये वाला है, कौन सा, COCl2 के 3 या 4 अलग अलग स्ट्रक्चर है, तुमको बताना है मूव टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है। मूव टेबल वही होगा जिसपे बिल्कुल भी चार्ज नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो 3 एग्जांपल में दे रहा हूँ, मतलब उसी के COCl2 के बना के फिर उसमें चेक कर लेना। तो ये क्वेश्चन क्या दिया है मैंने तुम लोगों को, मूव टेबल करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ COCl2 क्या है, ठीक है। तो अच्छा फोटो लिया था, फोटो मेरे को भेजना पहले, हाँ। तीनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो फॉर्मल चार्ज क्या बोलता है, नेट चार्ज क्या आना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर तो मैं कुछ भी बना सकता हूं ना, ठीक है। अब इधर देखो, कार्बन 4 डंडे बनाता है, ठीक है, बना रहा है, कार्बन पे क्या होगा फॉर्मल चार्ज 0, क्लोरीन 1 डंडा बनाता है 0, ऑक्सीजन 1 डंडा बनाता है क्या, नहीं, 2 बनाता है, तो इसमें गड़बड़ होगा ना कुछ, इसमें क्लोरीन 2 बनाता है क्या, नहीं, तो इस पे आएगा, इसका फॉर्मल चार्ज कितना आएगा यार, ये कुछ मिटाया क्या मैंने,
कुछ गड़बड़ है उसका, नहीं सही है। ओरिजिनल कितने होते हैं इसके पास? 7 माइनस 1 2 3 4 5 6, इस पे +1 आएगा। इस पे ओरिजिनल कितने होते हैं? 6, अभी कितने? 1 2 3 4 5 6 7, -1। ठीक है, कार्बन पे 0 0, ठीक है, ओवरऑल 0 हो रहा है, ठीक है। अब इसका देखना, क्लोरीन पे तो 0 ही है दिख रहा है, इस क्लोरीन पे भी 0 है। ऑक्सीजन पे इतने डंडे नहीं होते हैं बेटा, 2 ही होते हैं, ठीक है। तो इसका कितना होता है? 6 माइनस 1 2 3 4 +2 आएगा। समझ में आना है? आ रहा है कि नहीं? इस कार्बन पे कितने होते हैं? 4 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 है ना, तो कितना है? प्लस, हाँ भैया -2, तो 1 2 3 4 5 6, हाँ क्वेश्चन में दिए हैं सब एग्जैक्ट, इसीलिए ठीक है। तो ये -2 आ रहा है, +2 आ रहा है, नेट 0 है, ठीक है। इसका देखो अब क्लोरीन का 0 ही होगा, क्लोरीन का 0 ही होगा, कार्बन 4 डंडे 0 ही होगा, ऑक्सीजन 2 डंडे 0 होगा। तो तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सी दिख रहा है ना, सब पे पहले से ही 0 है। क्लियर है? इसमें तो फिर भी +1 -1 आ रहा है, उसमें +2 -2 आ रहा है, इसमें कहीं भी कोई चार्ज नहीं आ रहा है। तो सबसे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है? थर्ड वाला, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो ये रहते हैं कि कौन सा काम का है, कौन सा काम का नहीं है। क्लियर हुआ सभी को? ये इसके बाद अब फॉर्मूलेस देख लो कि फॉर्मूले क्यों लिखे हैं मैंने, ठीक है। फॉर्मल चार्ज का एक फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब ओरिजिनल उसके कितने बेटा, इधर ओरिजिनल कितने वो लिखा, ठीक है। उसमें से माइनस करते हैं, माइनस क्या करते हैं? टोटल जितने भी बॉन्डेड हैं या जो भी उसके आसपास हैं, तो नंबर ऑफ लोन पेयर जितने बचे वो प्लस बॉन्डिंग का आधा। मान लो इसने एक बॉन्ड बनाया, तो दोनों थोड़ी गिनते हैं, एक ही गिन रहे हैं ना अपन। ऑक्सीजन में, कार्बन में गिनुआ तो सिर्फ इस साइड वाला गिनुआ, तो बॉन्ड में तो 2 होते हैं ना, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइड विथ 2 किया है उसने, मतलब इलेक्ट्रॉन ही गिन रहा है वो। क्लियर हुआ? तो इन सबको ओरिजिनल में से माइनस करना है। अगला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितने, माइनस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, माइनस कितने डॉट या लोन पेयर है, एक ही बात है। फाइनल वाला फॉर्मल चार्ज, इन्हीं सबको सिंप्लीफाई करते हुए यहां आ गए। डिफरेंस इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बस ये पता करना है। और उसको कैसे पता कर रहे हैं? आइसोलेटेड है, ओरिजिनल उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, माइनस बॉन्ड बनाने के बाद टोटल के इलेक्ट्रॉन कितने बचे, ये 2 ही अपने मेन, मतलब इसका कंक्लूजन ऐसा आ रहा है धीरे धीरे। ओरिजिनल बुक में ये फॉर्मूला दिया है, तो इससे तो कंफ्यूज हो गए कि कहाँ हाफ प्लस माइनस। बेस्ट क्या है, ओरिजिनल कितने थे माइनस कर दोगे जितने तुमको उसके आसपास दिख रहे हैं, बस ये आइसोलेटेड माइनस कंबाइन। क्लियर है सभी को? कोई डाउट? गुड। और इसके बाद क्या बचे थे? 2 पॉइंट बचे थे ना। देखो इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और तुम्हारा बच रहा था कि रेजोनेंस के जब क्वेश्चन लगा रहे होंगे ना, कुछ कुछ यहाँ पे आएंगे। रेजोनेंस का अदर नेम है कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अगर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैनोनिकल स्ट्रक्चर है ऐसा कुछ, तो उसका मतलब रेजोनेंस ही है। रेजोनेंस को कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्लियर हुआ सभी को कि रेजोनेंस को कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या था बेटा, 5वां? अच्छा सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे, अच्छा टाइप्स ऑफ बॉन्ड। हाँ अच्छा, एक जो लास्ट में मैंने एक और हेडिंग लिखी थी ना बेटा इधर, सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, इधर बातें नहीं, तो अपन बाकी सारे बॉन्ड पढ़ के आ गए, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, आयनिक, मेटलिक, वैन डर वाल सारे, ठीक है। उसके अलावा एक होता है पी पाई डी पाई, ये भी अपन पढ़ के आ चुके हैं, और साथ में डी पाई डी पाई भी होता है, कभी कभी पढ़ लिया है सब अपन ने वीपीटी में। तो नहीं याद आ रहा हो तो वीपीटी का लेक्चर देख लेना या रिवाइज कर लेना कॉपी से। क्लियर? अगला एक और सेकंड होता है बनाना बॉन्ड, ठीक है। ये भी अपन ने वहीं पढ़ लिया है, B2H6 का होता है, डाइबोरेन बोलते हैं, BH3 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो एक ये पढ़ लिया, ये अलग टाइप की बॉन्डिंग है थोड़ी नॉर्मल से, ठीक है। और तीसरा एक और क्या है, पीपाई डिपाई, बनाना बॉन्ड, और एक और बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो अदर डिफरेंट, देखो ओरिजिनल जो मेन बॉन्ड्स थे सब पढ़ लिए। बैक बॉन्डिंग एक अलग टाइप की बॉन्डिंग है ना, ये ना कोवेलेंट में आ रही ना कोऑर्डिनेट में, किसी में नहीं आ रही, तो डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग है। बनाना बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए एक डंडे में, तो ये तो एक्सेप्शन केस हो गया।
तो बनाना बॉन्ड भी एक डिफरेंट टाइप का बॉन्ड बन जाता है। और पी पाई डी पाई और डी पाई डी पाई ये एक अलग ही है कि हाँ डी डी के जब बॉन्ड बनाएंगे तो कभी ये वर्ड से ऐसा नहीं होना कि क्या दे दिया है डी पाई डी पाई पी पाई, अच्छे से एग्जाम्पल करवा के बता दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा पूरा केमिकल बॉन्डिंग के सारे लेक्चर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद एक शॉर्ट जरा मैं बना के वीडियो डाल दूंगा, तुम लोग देखते रहना, अभी चले जाओ। ठीक है, एक जिसमें 7-8 पॉइंट कुछ PYQ के लिखे हैं मेरे पास जो मैंने गलत किए थे, हो सकता है वो शायद तुम भी गलत ना करो, तो मैं एक बार लिख के समझा दूंगा शॉर्ट में पॉइंट से। क्लियर है? तो यहाँ पे अपना केमिकल बॉन्डिंग खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर रहेगा अपना D&F ब्लॉक का। क्लियर है? हाँ, नेक्स्ट लेक्चर D&F स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा 4-5 दिन में। उसके बाद फिजिकल और ऑर्गेनिक साथ साथ में पढ़ लेंगे। क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।